गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? जो स्क्रीन पर लिखा है वो भी अच्छे से दिख रहा है? सभी लोग कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर है। और जो स्क्रीन पर लिखा है वो भी आप लोग को अच्छे से दिख रहा है? ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। गुड इवनिंग सभी को। हाँ, सभी लोग आ जाइए, क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग आ जाइए। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? कमेंट में बताइए कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। सभी की अच्छी चल रही है। आप लोग देखिए, ध्यान से समझिए। आप लोग को थोड़ा अभी मेहनत करना है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आप लोग को बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए अभी थोड़ा मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है? चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से जो टॉपिक करने वाले हैं वो चैप्टर हम कर रहे थे कि टीके द्वारा बचाई जाने वाली रोग, ठीक है? कई ऐसे बीमारियां होते हैं जो बच्चे में वैक्सीन्स को लगाने के बाद रोके जा सकते हैं। तो उन्हीं बीमारियों के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। और आज की क्लास में हम डिप्थेरिया के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? जिसको हम गलघोटू या डिप्थेरिया कहते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। गलघोटू या डिप्थेरिया क्या होता है? तो देखिए, ये जो होता है कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, यानी कि कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई नामक जीवाणु द्वारा एक तीव्र संक्रामक रोग है। कैसा बीमारी है? जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा होता है, ठीक है? यानी ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कोरिने बैक्टीरिया डिप्थेरियाई नाम के बैक्टीरिया से होता है, ठीक है? अब देखिए, ये जीवाणु सामान्यतः हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र में प्रवेश कर संख्या में वृद्धि करते हैं एवं गतिशाली विषैली पदार्थ, जिसको हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं, ये उत्पन्न करते हैं। जो ये जहर होता है, विषैला पदार्थ होता है एक्सोटॉक्सिन, ये हमारे गले के उपकला कोशिकाओं को क्षय करता है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। एक तरल एवं तंतुमय पदार्थ मुक्त करता है, जिसे कुट झिल्ली या फॉल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके अतिरिक्त यह एक्सोटॉक्सिन रक्त द्वारा ब्लड द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है और मुख्यतः हमारे हृदय, गुर्दों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है? अब चलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से समझते हैं कि डिप्थेरिया जो बीमारी है, जिसको हिंदी में हम गलघोटू कहते हैं, ये क्या होता है। देखिए, डिप्थेरिया या गलघोटू जिसको हम कहते हैं, समझिए। जैसे ये एक इंसान है कि इसका नाक हो गया, ठीक है? अब समझिए, डिप्थेरिया जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फैलने वाला बीमारी है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, ठीक है? कम्युनिकेबल डिजीज यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दूसरी बात,
दूसरी बात कि ये जो है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई नाम के बैक्टीरिया के वजह से होता है। कहाँ पर होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। ठीक है, यानी कि कहाँ पर होगा? तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है? नोज़ आता है। ठीक है, नोज़ आएगा, नोज़ के पीछे जो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, उसमें ये इन्फेक्शन होता है। होता क्या है कि इसमें ये जो बैक्टीरिया है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ये एक टॉक्सिन निकालता है, एक पॉइजन, एक विष निकालता है, जिसको हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन नाम का एक पॉइजन, एक विष निकालता है, जो क्या करता है कि यहाँ पर जो फेरिंग्स है, यहाँ पर जो फेरिंग्स है, इसके अंदर वाइट टाइप का, फेरिंग्स के अंदर यहाँ पर वाइट टाइप का झिल्ली बन जाता है। फेरिंग्स के अंदर एक वाइट जैसा झिल्ली बन जाता है, जिसको हम इससे बना देती हूँ। यहाँ पर झिल्ली बन जाता है फेरिंग्स में, इसी एक्सोटॉक्सिन्स के वजह से, जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन या फॉल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन, एक उजला तरह का झिल्ली बन जाता है, जिसको हम झूठा झिल्ली या फॉल्स झिल्ली या फिर स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि इस स्यूडो मेम्ब्रेन के अलावा जो यहाँ फेरिंग्स में हो रहा है ये बीमारी, फेरिंग्स में ये जो इन्फेक्शन हो रहा है, इस जगह के अलावा ये हमारे शरीर के अन्य भाग को भी इन्फेक्ट कर सकता है और भाग को भी प्रभावित कर सकता है। कौन कौन सा भाग हो सकता है? तो हो सकता है ये हमारी किडनी। ठीक है, ये कौन कौन से भाग में फैल सकता है? किडनी में, गुर्दे में। ठीक है, और हमारे आपका लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, हृदय हो गया। ठीक है, हृदय हो गया, तो और भी पार्ट में, बॉडी के अन्य भाग में भी ये डिप्थीरिया नाम का बीमारी फैल सकता है। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया? फिर से समझिए, डिप्थीरिया रोग को हम हिंदी में गलघोटू कहते हैं, गलघोटू कहते हैं। ठीक है, अब इस गलघोटू जो ये इन्फेक्शन है, ये एक इंसान से दूसरे में फैलने वाला बीमारी है, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे। दूसरी बात कि ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई जो बैक्टीरिया है, इससे इन्फेक्शन के कारण होता है। नाम याद रखिएगा, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ये कौन से भाग में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करता है? तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके ऊपरी भाग में। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन करेगा। इसके बाद ये बैक्टीरिया एक जहर, एक पॉइजन निकालता है, जिसको हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। और इससे क्या बनता है? इससे एक मेम्ब्रेन बनता है गले में, इससे एक उजला सा मेम्ब्रेन बनता है, जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। गले के अलावा ये इन्फेक्शन किडनी, लंग्स, हार्ट, इन जगहों पर भी हो सकता है। बताइए, यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? डिप्थेरिया का अच्छे से समझ में आ गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया डिप्थेरिया क्या है? चलिए, अब बहुत अच्छी बात, अब हम इसका यहाँ तक पढ़ लिए, अब हम समझते हैं। हाँ, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, कि ये संक्रमित व्यक्ति के नाक, गले, श्वसन तंत्र से निकलने वाले स्राव, इनके दूषित कपड़े, धूल कण या डस्ट पार्टिकल्स या सामान्य संक्रमण फैलने वाले पदार्थ से होता है। कैसे फैलता है एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे में?
कोई भी सिक्रीशन निकल रहा है, कोई भी स्राव निकल रहा है इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर से, चाहे वो नाक से निकले, गले से निकले या श्वसन तंत्र से कोई सिक्रीशन निकल रहा है, कोई स्राव निकल रहा है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन का कोई दूषित कपड़ा है या धूल कण है, वो जो है वो सामान्य संक्रमण फैलाने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, आसानी से वो बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्या है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी फैला सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? वो है कि रोगी में 14 से 18 दिन एवं वाहक में इससे अधिक संक्रामकता अवधि यानी पीरियड्स ऑफ इन्फेक्टिविटी होती है, अर्थात उक्त अवधि तक ये संक्रमण प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, ये जो बीमारी होता है ये 14 से 18 दिन में दूसरे इंसान को जो है संक्रमण फैला सकता है। कहने का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया ये कितना होता है? 14 से 28 दिन का होता है। ठीक है, 14 से 28 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थेरिया का। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब हुआ कि शरीर के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करने से लेकर जब तक कोई लक्षण दिखाई नहीं दे तब तक के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इस अवधि के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन आसानी से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बीमारी फैला सकता है। ठीक है, तो इसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। और ये डिप्थेरिया जैसी बीमारी के लिए 14 से 28 दिन लग जाता है टाइम। अगर क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट करके पूछ दे कि डिप्थेरिया की बीमारी में कितने दिनों में लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप लोग इसका आंसर क्या करोगे? कमेंट में बताइए। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो डिप्थेरिया है, ये डिप्थेरिया के लक्षण दिखाई देने में, इसके सिम्टम्स शो होने में कितने टाइम लग जाता है, तो आप इसका क्या आंसर करोगे? सिम्टम्स के लिए अगर टाइम पूछे, डेट पूछे या दिन पूछे, तो क्या इसका आंसर होगा? सभी लोग कमेंट में बताइए, डिप्थेरिया के लक्षण दिखाई देने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल 14 से 28 दिन समय लगेगा, है ना? 14 से 28 दिन, इसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कह लेंगे, इसी को हम डिप्थेरिया का सिम्टम शो होने का दिन भी कह लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है उद्भवन काल, यानी संक्रामक कारक के शरीर में प्रवेश से लेकर, तो ये 2 से 5 दिन का होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ? 2 से 5 दिन का हुआ। ठीक है, 2 से 5 दिन का उद्भवन काल होता है, उद्भवन काल होता है। और यहाँ जो है 14 से 28 दिन, ये क्या है कि वाहक में इससे अधिक संक्रामकता अवधि होती है। 14 से 28वें दिन पे सबसे ज़्यादा वो इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछेगा तो उसमें आप लोग कितना बताइएगा? 2 से 5 दिन। ठीक है, 2 से 5 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड पूछेगा तो 2 से 5 दिन बताइएगा। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अगर संक्रामक अवधि कब होता है, तो वो होता है 14 से 28 दिन का। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ये दोनों पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में इसमें पॉइंट दिया है कि यह संक्रमण 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, 1 वर्ष से 5 वर्ष के उम्र वाले बच्चे में सबसे अधिक ये संक्रमण देखने को मिलता है। फिर से देखिए, समझिए कि गलघोटू के बारे में क्या क्या पॉइंट्स बताए गए, कैसे फैलता है। तो ये व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के नाक, गले, श्वसन तंत्र से जो भी सिक्रीशंस निकलते हैं, उसके दूषित कपड़े, धूल कण से सामान्य
संक्रमण फैलते हैं एक पर्सन से दूसरे में। दूसरी बात कि ये 14 से 28 दिन में सबसे ज़्यादा संक्रामकता अवधि होता है, फैलने की अवधि होता है। और तीसरी बात कि ये 2 से 5 दिन जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। यानी कि शरीर में लक्षण कब दिखाई देंगे? 5वें दिन पे, ठीक है। 2 से 5वें दिन पे, इन्फेक्शन के 2 से 5वें दिन पे ये इंक्यूबेशन पीरियड जो हम कह रहे हैं वो लक्षण दिखाई देंगे। क्लियर है? इसके अलावा यह संक्रमण जो है 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक होता है, ठीक है। 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक ये संक्रमण देखने को मिलता है। तो यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। डिप्थेरिया या गलघोटू यहाँ तक समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन, कैसे फैलेगा, किसमें सबसे ज़्यादा चांस है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब समझते हैं चिन्ह एवं लक्षण, ठीक है। जो ये संक्रमण होता है, ये संक्रमण में हमें क्या क्या चिन्ह और लक्षण दिखाई देंगे उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें है व्यापक अभिव्यक्तियों, ठीक है। व्यापक अभिव्यक्तियों के लिए जो है क्या क्या चिन्ह लक्षण दिखाई देगा कि इसमें इंसान को कोई भी इन्फेक्शन हो, सबसे पहले जो होता है वो है फीवर, ठीक है, बुखार। सबसे पहले जो होगा वो है फीवर या बुखार। इसके अलावा हेडेक रहेगा और भूख में कमी आएगी, ठीक है। जो इंसान आ रहा जा रहा है तो वैसे इंसान को अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें फीवर, हेडेक और भूख में कमी होगी। इसके अलावा स्थानीय अभिव्यक्तियाँ जो होते हैं, एक जगह के जो लोग आसपास में रहते हैं तो उसमें जो ये होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सिम्टम दिखेंगे वो है नसिका डिप्थेरिया। सबसे पहले नाक में इन्फेक्शन होता है, उसके बाद ऊपरी होंठ पर त्वचा विदारण यानी कि एक्सकोरिएशन होगा। क्या होगा? त्वचा जो है, ऊपरी होंठ का त्वचा निकलने लगेगा, इसी को हम एक्सकोरिएशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सकोरिएशन कहते हैं। जो ऊपरी होंठ पर त्वचा मतलब निकलने लगता है उसी को हम एक्सकोरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है फॉशियल डिप्थेरिया। फॉशियल डिप्थेरिया ये सब ये क्या होता है? फॉशियल डिप्थेरिया होता है जो पहले से अगर हुआ है, पहले से शरीर में प्रेजेंट है डिप्थेरिया बीमारी, तो उसको। और इसके बाद है गले में खराश। इंसान को जब भी डिप्थेरिया का इन्फेक्शन होता है तो गले में मोस्टली होता है, तो इस कारण क्या होगा? गले में खराश होगा, जिसको हम इंग्लिश में सोर थ्रोट कहते हैं। निगलने में परेशानी होगी क्योंकि गले में क्या हो जाएगा? एक झिल्ली सा बन जाता है, जिसके कारण फूड को गले में निगलने में दिक्कत होता है। इसी को इंग्लिश में हम डिस्फेजिया कहते हैं, डिस्फेजिया। नेक्स्ट है आवाज़ बैठना, जिसको हम मफल्ड वॉइस कहते हैं, ठीक है। जिसमें इंसान का आवाज़ क्या हो जाता है? बैठ जाता है, क्लियर वो बोल नहीं पाता है। हल्का बुखार होगा, लो ग्रेड फीवर जिसको हम कहते हैं वो होगा। तो फिर से देखिए क्या क्या होता है स्थानीय अभिव्यक्ति में। नसिका डिप्थेरिया, ऊपरी होंठ पर त्वचा विदारण। फॉशियल डिप्थेरिया, ठीक है, गले में खराश होगा, निगलने में परेशानी होगी, आवाज़ बैठता है, हल्का बुखार आता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलता है स्थानीय अभिव्यक्ति में, ठीक है। स्थानीय अभिव्यक्ति में ये सब देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया यहाँ पर बात चिन्ह एवं लक्षण, ठीक है। चिन्ह एवं लक्षण में यही मोस्टली जो है फीवर, हेडेक, भूख में कमी, यही सब होगा। और अगर एक जगह पे कहीं डिप्थेरिया होगा बॉडी में, गले में, तो उसके नोज से स्टार्ट होगा, फिर होंठ फटने लगेंगे, और फॉशियल डिप्थेरिया होगा, गले में खराश होगा, निगलने में दिक्कत होगा, आवाज़ नहीं निकलेगा, और हल्का फीवर होगा, ठीक है। इन सभी के अलावा अब जो एक और चीज़ होता है कि हम किस तरह से इस बीमारी को बचाव करते हैं और नियंत्रण करते हैं, ठीक है। इस बीमारी से अपने आप को बचाना और नियंत्रण करना, उसी को बोलते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसमें देखिए
रोगी एवं वाहक स्तर पर एट द लेवल ऑफ केस एंड कैरियर, ठीक है, एट द लेवल ऑफ केस एंड कैरियर। इसमें क्या है कि शीघ्र पहचान यानी अर्ली डिटेक्शन करते हैं। डिप्थेरिया का रोगी पाए जाने पर परिवार एवं विद्यालय में उसके संपर्कों में रोगी एवं वाहकों की सक्रिय तलाश करनी चाहिए, ठीक है। इस हेतु संपर्कों के नाक एवं गले से पाहा, जिसको हम स्वैब लेकर कल्चर जांच द्वारा डिप्थेरिया कारक जीवाणु की उपस्थिति की जांच की जाती है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोगी को मतलब रोग को बचाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, इसमें हम सबसे पहले रोगी और वाहक स्तर पर देखते हैं। यानी कि इसमें हम पेशेंट और जो जिसके कारण फैल रहा है बीमारी, जिसको हम कैरियर कहते हैं, वाहक कहते हैं, इनको हम पता करेंगे। तो सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन, शीघ्र पहचान हम कैसे करेंगे कि जो भी डिप्थेरिया का रोगी होगा उसको हम पहचानेंगे, उसके परिवार, उसके स्कूल में अगर कोई है या उसके कोई कांटेक्ट में है जिसके कारण इंसान को बीमारी हुआ, ये सभी की पहचान करने के लिए उसके कांटेक्ट वालों, परिवार और विद्यालय के लोगों के नाक और गले से हम एक जो सिक्रीशन होगा वो स्वैब के थ्रू, जो मतलब रुई होता है, कॉटन होता है, उसमें स्वैब के थ्रू हम क्या करते हैं, गले से थोड़ा सिक्रीशन लेते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं कल्चर के लिए। कल्चर टेस्ट में क्या होता है कि एक इस तरह से पेट्री डिश होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम उस स्वैब को टच कर देते हैं और एक न्यूट्रिटिव मीडियम डाल देते हैं, न्यूट्रिशन वाला मीडियम डाल देते हैं, ताकि जिस बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है उसका वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाए और फिर हम आसानी से माइक्रोस्कोप में देखकर पहचान लें कि किस बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण इन्फेक्शन हुआ है। इसके लिए हम कल्चर टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, ऐसे लोगों जो रोगी के आसपास के हैं उनको हम कल्चर टेस्ट करवाएंगे, उनको हम नाक, मुंह और गले से जो सिक्रीशन है उसको हम लैब में भेजते हैं और जीवाणु की जांच करते हैं। नेक्स्ट अब चलिए, सबसे पहले तो काम करना है कि अर्ली डिटेक्शन करना है, जल्द से जल्द शीघ्र पता करना है। इसके बाद हम पृथक्करण करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन में जो भी रोगी है और उससे संभावित रोगियों और वाहकों को, यानी जो बीमारी फैला रहे हैं, उनको तुरंत कम से कम 14 दिन तक या संक्रमक मुक्त साबित होने तक अलग करके रखना होता है, पृथक करके रखना होता है, ठीक है। जो भी बीमारी फैला रहे हैं या जिनको भी बीमारी है तो उनको हम क्या करेंगे, पृथक करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोगी एवं संभावित रोगी का उपचार करते हैं। कैसे करेंगे, रोगी और या होने वाले जो बीमारी है जिनको भी हुआ है, तो ऐसे संभावित रोगी को, व्यक्ति को कैसे उपचार करते हैं वो देखिए। रक्त में उपस्थित एक्सोटॉक्सिन, जो बैक्टीरिया है वो जहर जो निकालता है, विष जो निकालता है, उसको हम एक्सोटॉक्सिन कहेंगे। उसको उदासीन करने के लिए, उसको जहर को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें तुरंत आधा से 2 घंटे के अंतराल पर डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन की 2 विभाजित खुराक, यानी कि 10,000 से 1 लाख तक, 10,000 से 1 लाख तक जो यूनिट है, इतना यूनिट का खुराक हम बीमारी की गंभीरता के अनुसार IM या IV देते हैं, ठीक है। ये कारक जो होता है वो जीवाणु की संख्या में वृद्धि को सीमित करता है और टॉक्सिन के निर्माण को भी रोकने का काम करता है। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। चलिए, संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु प्रोकेन पेनिसिलिन यानी कि 3 to 6 लाख यूनिट जो है IM दिन में 2 बार निगलने में सक्षम होने तक, तत्पश्चात मुख द्वारा पेनिसिलिन 125 to 250 mg प्रत्येक 6 घंटे पर, 6 घंटे पर, एरिथ्रोमाइसिन 30 mg to 1 मतलब पर kg पर डे कुल 14 दिन तक दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी दवाई बताई गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए,
सबसे पहले तो जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है, जो बैक्टीरिया से निकलता है, उसको हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर समझिए सभी लोग, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो देखिए इसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में देखिए। इसमें सबसे पहले तो हम एक्सोटॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए हम जो डिप्थेरिया को के जो पॉइज़न है, जहर है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पहले तो इसमें सबसे पहले हम डिप्थेरिया के टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए क्या है, डिप्थेरिया का एंटी टॉक्सिन, डिप्थेरिया का डिप्थेरिया का एंटीटॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन आईएम या आईवी लगा देंगे। ठीक है, ये 10,000 से 1 लाख तक यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट इसका डोज होता है। ठीक है, इसका डोज होता है इस वैक्सीन का। इसके अलावा हम प्रोकेन, पेनिसिलिन पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, ये एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, 3 से 6 लाख तक का होता है इसमें। अब इसके बाद जब इंसान को ये इंजेक्शन है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन हम लगाते हैं, क्योंकि इंसान गले के थ्रू कुछ भी खा नहीं पाता है, इसीलिए जब वो थोड़ा बेहतर हो जाए और गले से खाने पीने लगे, तब हम उसको टैबलेट के फॉर्म में ये पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक दे देते हैं। ठीक है, जो 150 से 250 mg का होता है, 150 से 250 mg का डोज होता है। इतना हम ट्रीटमेंट में करते हैं। फिर से देखिए, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, डिप्थेरिया का एंटीटॉक्सिन दे देंगे, आईएम मसल्स में दे सकते हैं या नस में दे सकते हैं। इसका जो डोज है वो है 10,000 से 1 लाख तक का। पेनिसिलिन जो है वो 3 से 6 लाख इसका यूनिट होता है इंजेक्शन में, और टैबलेट के फॉर्म में जब इंसान गले से खाने लगेगा तब हम टैबलेट के फॉर्म में 150 से 250 mg का टैबलेट दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, डिप्थेरिया का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रीटमेंट का। क्लियर है सभी को? अब चलिए, अब है कि सहारात्मक उपचार हम क्या करेंगे, यानी कि जो बेसिक जैसे ट्रीटमेंट के अलावा हम उसके साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम 2 से 3 सप्ताह तक बिस्तर में आराम करने के लिए पेशेंट को कहेंगे। उच्च ऊर्जा वाला भोजन देंगे जिससे कि शरीर में काफ़ी ताकत मिले, ऊर्जा मिले। बुखार होने पर बुखार रोधी औषधियाँ देते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एवं एरिथ्रोमाइसिन द्वारा रोग निरोधक उपचार देते हैं। ठीक है, इसमें हम एंटीबायोटिक मेडिसिन में हम पेनिसिलिन देते हैं। ठीक है, और इरिथ्रोमाइसिन भी देते हैं। इसमें हम गले के इन्फेक्शन में हम इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट और पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया बुखार के लिए और बैक्टीरिया को मारने के लिए। भोजन के लिए हम ऊर्जा के लिए हम अच्छा भोजन देंगे और 2 से 3 सप्ताह तक आराम करवाएंगे पेशेंट से। ठीक है, तो इस तरह से हम सहायक उपचार करके और जो डिप्थेरिया है उस इन्फेक्शन को ठीक रख सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? बताइए, डिप्थेरिया अच्छे से सभी को समझ में आ गया? इसके साइन सिम्टम, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, डिप्थेरिया कैसे हो रहा है, ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या क्या है डिप्थेरिया में कि ये किस जीवाणु से हो रहा है, तो ये है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। इससे एक जहर विषैला पदार्थ निकलता है जिसको एक्सोटॉक्सिन कहेंगे। ये कहाँ कहाँ पर शरीर में फैलता है, जो है ये गले में एक फॉल्स मेम्ब्रेन बनाता है, झिल्ली बनाता है, जिसको हम फॉल्स मेम्ब्रेन या स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं।
ये जो है ये हृदय से गुर्दों में और हृदय के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमने इसमें देखा कि ये कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। 14 से 28 दिन में सबसे अधिक फैलने का समय होता है। इसके अलावा ये शरीर में सिम्टम जो है 2 से 5 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और ये 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है, ठीक है। जो 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें सबसे अधिक माना जाता है ये इन्फेक्शन। क्लियर है सभी को? बताइए, सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब इसके अलावा हमने इसके चिन्ह और लक्षण देखे थे, साइन और सिम्टम देखे थे, जिसमें बुखार, सिर दर्द और भूख में कमी देखा था। स्थानीय अभिव्यक्ति में हमने क्या क्या सिम्टम देखे थे कि नाक में इन्फेक्शन हो जाएगा, ऊपरी होंठ फट जाएगा, फाउशियल डिप्थेरिया हो जाएगा, गले में खराश होगा, ठीक है। इसके अलावा निगलने में परेशानी होता है, आवाज़ बैठ जाता है, बुखार धीरे मतलब कम डिग्री का बुखार लगता है। ये सब सिम्टम देखें। अब इसको हम कैसे बचाव करेंगे, कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके लिए रोगी और उसके जो बीमारी को फैला रहा है उन दोनों को पहले जितना जल्दी हो सके अर्ली पता करते हैं, पहचानते हैं। पहचानने के लिए हम उनके नाक एवं गले से स्वैब के थ्रू कल्चर टेस्ट के लिए लैब में भेजेंगे बीमारी को पता करने के लिए। दूसरी बात है, इसको ऐसे रोगियों को हम अलग करके रखते हैं कम से कम 14 दिन या उससे अधिक दिन, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाए, तो दूसरे लोगों को बीमारी नहीं फैलाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके अलावा है कि रोगी को संभावित रोगी का उपचार कैसे हम करेंगे। इसमें हम एक्सोटॉक्सिन को उदासीन करने के लिए डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन देते हैं, और इसमें हम प्रोकेन पेनिसिलिन देते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। और जब गले से इंसान निगलना स्टार्ट करेगा तो उसको हम मुंह के द्वारा पेनिसिलिन का मतलब मेडिसिन देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट देते हैं, ठीक है। 14 दिन तक देना होता है। इसके बाद हमने कुछ सकारात्मक उपचार भी देखे, जैसे कि 2 से 6 सप्ताह तक बिस्तर पे आराम करवाना है, अच्छा भोजन देना है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा हो। बुखार को ठीक करने के लिए हम एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार के लिए हम बुखार ठीक करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा देंगे। एंटीबायोटिक में हम पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो डिप्थेरिया बीमारी है ये हो गया कंप्लीट, जो टीके के द्वारा रोकी जा सकती है, और इसके ये हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब सभी लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक किन्हीं को भी कोई डाउट। डिप्थेरिया जो बीमारी है वो सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ डिप्थेरिया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आज एक और हम लोग पॉइंट पढ़ लेंगे, एक और हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। वो है दूसरी बीमारी है, वो है कुकुर खांसी। इसी को हम पर्ट्यूसिस कहते हैं या फिर कुफिंग कफ या पर्ट्यूसिस, ठीक है। कुकुर खांसी या पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जो वूपिंग का कफ होता है, इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को, बच्चे को बहुत ही तेज़ खांसी होती है, ठीक है। क्या होता है? बहुत ही तेज़ खांसी होता है, बहुत ही ज़्यादा बच्चा लगातार खांसते रहता है लंबे समय तक। उसी को हम क्या कहते हैं? वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस कहते हैं, ठीक है। वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस कहते हैं। क्लियर है बात सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? अब चलिए इसमें देखिए, यह बोर्टेला पर्ट्यूसिस जो है उस नाम का जीवाणु द्वारा जनित तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण है। यह मुख्यतः 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रभावित करता है।
इसे 100 दिन की खांसी या कफ ऑफ 100 डेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। जो इसका कारक है, जो इसको करने वाला बीमारी है, वो है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। तो ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है और 100 दिन तक बच्चा लगातार खांसते रहता है। 5 वर्ष से कम जो उम्र का बच्चा होता है उसको सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है। और ये किस में होता है? श्वसन तंत्र में होता है, ठीक है। खांसी किस में होगा? श्वसन तंत्र में होगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी को यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? बताइए, कमेंट में बताइए। उपिंग कफ या जिसको हम पर्ट्यूसिस कह रहे हैं, ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस बीमारी के बारे में ये समझिए कि कुकुर खांसी के लिए जिम्मेदार जीवाणु श्वसन तंत्र की सतही उपकला पर वृद्धि एवं विकास कर श्लेष्मा झिल्ली को प्रदाहित करते हैं एवं स्थानीय ऊतकों का क्षय करते हैं, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन करता है जिस जगह पे हमारे श्वसन तंत्र में, जैसे गला हो गया, ट्रैकिया हो गया, तो उसके अंदर का, सबसे अंदर का जो झिल्ली है, जो उपकला है, एपिथेलियल लेयर है, वहीं पर वो जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके अंदर की झिल्ली को मतलब खराब कर देगा, ख़त्म कर देगा, क्षय कर देगा, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब देखिए, इसके बाद है कि इसकी शुरुआत हल्के बुखार एवं परेशान करने वाली खांसी से होती है, ठीक है। जो इसका स्टार्टिंग है वो कैसे होता है? हल्का फीवर से होता है और खांसी से होता है, ठीक है। फीवर से होगा और कफ से होगा, ठीक है। फीवर से होगा और कफ से होगा, जो कि धीरे धीरे खांसी के दौरों यानी कि पैरोक्सिमल कफ जो होता है उसमें परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। पैरोक्सिमल कफ में ये परिवर्तित हो जाता है। ये दौरे एक विशिष्ट आवाज़ जैसे कि उफ, उफ जो होता है यानी कि खुफ जिसको हम कहते हैं, उसमें परिवर्तित होता है और उसी पर समाप्त होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पैरोक्सिमल कफ होता है, जो कि धीरे धीरे खांसी के दौरों में परिवर्तित होते जाता है, ठीक है। बहुत तेज इंसान को, बच्चे को तेज खांसी होता है, इरिटेटिंग कफ होता है, और ये उसका आवाज़ जो है वो धीरे धीरे कुफ की आवाज़ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? जो, हाँ, यही याद रखना है आपको, स्टार पॉइंट रखना है कि पर्ट्यूसिस में क्या होता है? उफ की आवाज़ आती है। कुफ या उफ कहिए, कुफ की आवाज़ आती है, ठीक है। बच्चा जब खांसता है तो लास्ट में उसके गले से ये आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट अब देखिए, ये मुख्यतः बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस एवं कुछ मामलों में 5% से कम मामलों में बॉर्डेटेला पैरापर्ट्यूसिस नामक जीवाणु द्वारा जनित होता है। अब कैसे होता है ये बीमारी? तो हमने पहले ही देखा, ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बी पर्ट्यूसिस का मतलब क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है, ठीक है। 5% से कम मामलों में बॉर्डेटेला पैरापर्ट्यूसिस के कारण होता है ये बीमारी। नेक्स्ट अब चलते हैं पैराग्राफ में, वो है कि कुकुर खांसी या पर्ट्यूसिस से पीड़ित व्यक्ति संक्रमण का स्रोत होता है। जो भी ये बीमारी जिसको भी होती है तो उस इंसान को क्या होता है? संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। इस संक्रमण के लिए पहले कुकुर खांसी या पर्ट्यूसिस से हल्के रूप में पीड़ित रोगी, जिसको हम माइल्ड केसेस कहते हैं, एवं पहचान से छूटे रोगी, जिसको हम अनरिकॉग्नाइज्ड केस कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जो ये बीमारी से पीड़ित रहेगा, जो भी इस बीमारी से पीड़ित रहेगा तो उसको कुकुर खांसी या पर्ट्यूसिस से ये मतलब माइल्ड केस रहेगा, हल्का फुल्का पीड़ित रहेगा, और उसको पहचान से छूटे जो रोगी होंगे उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पीड़ित व्यक्ति संक्रामक का स्रोत होता है, हमेशा दूसरे को फैलाएगा बीमारी, ठीक है।
जिसको भी इन्फेक्शन होगा वो दूसरे को तो फैलाएगा ही बीमारी, और प्रायः ये हल्के रूप से पीड़ित रोगी के द्वारा फैलता है, या फिर जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं कि उसको पर्ट्यूसिस है, तो वो ऐसे लोग सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं, क्योंकि ये लोग को पता नहीं होता है कि इनमें बीमारी है, इन्फेक्शन है, और फिर वो बिना मास्क के या बिना आइसोलेशन के ही रहते हैं। इसके बाद है कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, बोलने या थूकने के दौरान नाक, गले, श्वसन तंत्र से निकलने वाले स्राव, जिसको हम ब्रोंकियल सिक्रीशंस कहते हैं, एवं इनसे दूषित पदार्थ मुख्य संक्रामक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो छींक दिया या खांस दिया, या यदि वो छींक दिया या खांस दिया, या उसका जो भी सिक्रीशन निकलता है गले से, उससे क्या है, आसानी से संक्रमण फैलता है। क्लियर है? जो भी, अब एक बात यहाँ पर समझिए आप लोग कि जो भी इंसान को श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा, तो वो खांसता है, छींकता है, बोलता है, थूकता है, तो उससे आसानी से फैल जाता है। ठीक है, बीमारी। नेक्स्ट अब पॉइंट पे चलते हैं, वो है संक्रमण के 1 सप्ताह के बाद। संक्रमण के 1 सप्ताह के बाद खांसी के दौरों यानी कि पैरोक्साइमल कफ जो होता है, उसकी शुरुआत के 3 सप्ताह बाद तक की अवधि संक्रामकता अवधि कहलाती है। कब तक सबसे ज़्यादा फैलेगा? तो 3 सप्ताह के बाद तक, 3 वीक्स के 3 सप्ताह के बाद तक बीमारी जो है बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, खांसी के इसमें दौरे होते हैं बहुत तेज, पैरोक्साइमल कफ जो, जिसको हम कहते हैं कि बहुत तेज खांसी की दौरे है, तो ये 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक बहुत सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, 1 to 3 वीक्स। नेक्स्ट है कि यह संक्रमण, जो इन्फेक्शन है, वो 5 वर्ष से छोटे बच्चों, मुख्यतः 1.5 से 2.5 वर्ष तक का, जो भी 1.5 से 2.5 वर्ष तक का बच्चा होता है, 1.5 से 2.5 वर्ष का बच्चा होता है, उसको अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, 1.5 से 2.5 वर्ष का बच्चा जो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन होने का चांस होता है। इसके होने की दर, इसका जो इंसिडेंस होता है और जो फेटेलिटी होता है, घातकर्ता होता है, वो लड़कों की तुलना में लड़कियों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो केस है इन्फेक्शन का और डेथ का, वो लड़कियों में सबसे अधिक होता है, गर्ल्स में सबसे ज़्यादा होता है रेदर देन बॉयज़। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो इसके होने की दर जो है, इंसिडेंस जो है वो, और घातकर्ता जो है, फेटेलिटी जो है, वो लड़कों की तुलना में लड़कियों से अधिक होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं, वृद्धावस्था काल 7 से 14 दिन का होता है। जो वृद्धावस्था होता है, यानी कि इसमें कैसे ही कितने दिन में दूसरे लोग में फैल सकता है, वो है 7 to 14 डेज। ठीक है, 7 to 14 डेज इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। बताई थी आप सभी को इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। हाँ, तो दूसरे लोग में ये फैलने का जो टाइम होता है, वो 7 से 14 दिन के अंदर लोगों के अंदर फैलता है। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर से देख लीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले तो ये जाना कि ये किस बैक्टीरिया से हो रहा है, वो है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। किस उम्र में हो रहा है? 5 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा होता है। कितने दिन की खांसी होती है? 100 दिन की खांसी होती है। ये कहाँ प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र की जो अंदर की मेम्ब्रेन है, वहीं पर यह वृद्धि विकास करता है, वहीं पर क्षय करता है श्लेष्मा को। इसके अलावा इसके वजह से क्या आता है, बुखार होता है, खांसी होता है बहुत ज़्यादा, फिर खांसी के लगातार दौरे पड़ने लगते हैं, और इसमें एक अलग तरह की आवाज़ आती है जिसको हम कुफ कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमने देखा कि ये मुख्यतः बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस या बॉर्डेटेला पैरापर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा हमने देखा कि ये कैसे व्यक्ति द्वारा संक्रमण फैल सकता है, जो कि पहले से
जो इन्फेक्टेड हो पहले से, जिनको बीमारी हो, या जो छूटे हुए रोग हो, रिकॉग्नाइज्ड केसेस हो, पहले से पहचान से छूटे हैं, बीमारी है लेकिन अभी भी उनको पहचाना नहीं गया है, अभी भी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, वैसे रोगी से बहुत जल्दी ही इन्फेक्शन फैलता है। इसके बाद इन्फेक्शन खांसने, छींकने, थूकने, बोलने, इन सब से फैलता है और ये 1 सप्ताह से 3 सप्ताह के बीच में सबसे अधिक इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, कौन से एज ग्रुप को होता है? 5 साल से कम उम्र के, 1.5 से जो 2.5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें। और इसका जो होने का दर है वो लड़कियों में सबसे अधिक होता है लड़कों की तुलना में। और इन्फेक्शन जो है 7 से 14 दिन के अंदर मतलब सिम्टम दिखने लगता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए पर्ट्यूसिस के बारे में ये सभी पॉइंट जो हमने पढ़ा, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर है, समझ आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सीय अभिव्यक्तियों। ठीक है, चिकित्सीय अभिव्यक्तियों जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहेंगे। क्या क्या इसमें साइन सिम्टम दिखते हैं, इसी को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ही चिन्ह एवं लक्षण कहेंगे। साइन और सिम्टम्स। ठीक है, साइन और सिम्टम्स। ठीक है, चलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या चिकित्सीय अभिव्यक्तियों में क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि दृष्टि से संपूर्ण जो रोग की अवधि है, कोर्स ऑफ डिजीज, उसके 3 चरण में बांटा गया है। ठीक है, इसका जो साइन सिम्टम रहेगा वो हम 3 चरण के अकॉर्डिंग देखेंगे, 3 चरण में बांटेंगे। पहला है जुकाम अवस्था जिसको हम कैटेरल फेज कहेंगे, दूसरा है पैरोक्साइमल फेज और तीसरा है पुनः स्वस्थ प्राप्ति अवस्था। ठीक है, तो पहला जो जुकाम का अवस्था होता है जिसको हम कैटेरल फेज कहते हैं, ये 7 से 10 दिन का होता है और सबसे अधिक संक्रामक काल माना जाता है। इस 7 से 10 दिन में एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैलने का चांस सबसे अधिक होता है। इसके अलावा दूसरा जो इसका साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग टाइप है वो है दौरा अवस्था जिसको हम पैरोक्साइमल फेज कहते हैं। ये चरण 2 से 4 सप्ताह तक का होता है, 1 महीने तक का होगा। इस चरण में रोगी को तेज, कष्टदायक और विस्फोटक खांसी के दौरे पड़ते हैं, बहुत ही तेज और विस्फोटक खांसी के दौरे पड़ेंगे। इस दौरान बच्चा सांस नहीं ले पाता है, बेचैनी दिखाई देता है, खांसते खांसते जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। ठीक है, खांसते खांसते चेहरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ? पैरोक्साइमल फेज में क्या हुआ कि 2 से 4 सप्ताह का दौरान में सबसे अधिक ये मतलब बहुत तेज और अधिक खांसी के दौरे पड़ते हैं, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा और बेचैन रहेगा और खांसते खांसते चेहरा रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात की तीसरा इसमें जो है टाइप वो है पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति अवस्था जिसको हम कन्वर्जेंट फेज कहते हैं। ये चरण जो होता है ये भी 2 से 4 सप्ताह या उससे अधिक लंबा समय हो सकता है। इसमें खांसी के दौरों के बीच का अंतराल धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यानी अब खांसी जो है कम होते जाएगा, गंभीरता कम होते जाएगा और उल्टी की बारंबारता घट जाती है, इसमें अब उल्टी भी कम हो जाएगा। बच्चे को भूख एवं सामान्य स्थिति में निरंतर सुधारक आता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? बच्चे को भूख लगता है और सामान्य स्थिति में निरंतर यानी लगातार सुधार होते रहता है। लगातार इसमें क्या होता है? सुधार होते रहता है। तो ये चीज़ें मतलब होती है जैसे जैसे सिम्टम्स मतलब दिन बढ़ते जाता है, सिम्टम धीरे धीरे ठीक होते चला जाता है। लेकिन काफ़ी ये 3 फेज में डिवाइड किया गया साइन सिम्टम को, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, रिवीजन हम कर लेते हैं दोबारा से। 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला है जुकाम का चरण जो 7 से 10 दिन का होगा और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाला होगा। इसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पर्ट्यूसिस है वो कितने से कितने दिन में सबसे ज़्यादा फैलता है और उस फेज़ को, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? वो है कैटेरल फेज। 7 से
10 दिन का। नेक्स्ट दूसरा जो फेज़ है वो है दौरा अवस्था या पैरोक्साइमल फेज़। ये 2 से 4 सप्ताह का होता है और इसमें तेज और कष्टदायक विस्फोटक खांसी होता है। सांस लेने में दिक्कत इसमें मतलब जो है बच्चे को नहीं ले पाता है सांस, बेचैनी होता है, खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है। और तीसरी जो अवस्था हमने देखा वो कौन सा है, पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति अवस्था, ठीक है, जिसको हम कन्वर्जेंट फेज कहते हैं। ये कितने दिन का होता है, ये जो है 2 से 4 सप्ताह या उससे अधिक लंबा समय तक होगा। इसमें खांसी के दौरों के बीच का अंतराल धीरे धीरे बढ़ेगा, गंभीरता घटेगा, वोमिटिंग कम होगा, भूख एवं सामान्य स्थिति में निरंतर सुधार दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 अवस्था सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कौन कौन सा है फिर से बोलिए। कैटेरल फेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरोक्साइमल फेज सबसे डेंजरस होता है, और उसके बाद जब ठीक होने लगता है तो वो होता है पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति अवस्था। अब चलते हैं इसका पर्ट्यूसिस जो बीमारी है उसको हम कैसे बचाव करेंगे, कैसे नियंत्रण करते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल। सबसे जो पहला स्तर पे काम होगा वो है रोगी के स्तर पे, कैसे हम इस बीमारी को ठीक करेंगे। तो एट द लेवल ऑफ केसेस, इसमें हम सबसे जितना जल्दी हो सके बीमारी और केस का पता करेंगे कि किन लोग को पर्ट्यूसिस या कुकुर खांसी है, या जिसके परिवार में समुदाय में है, जिसके संपर्क में है, उन लोगों के नाक और गले से स्वैब से लेकर हम और कल्चर के लिए भेजते हैं, और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट से हम वही जांच के लिए भेजते हैं उनके सिक्रीशंस को लेकर नाक से गले से, कि पता चल सके किसको किसको इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद वैसे लोगों को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, संक्रमित बच्चों को जो बच्चों में पाया जाता है तो उनको अन्य बच्चों से अलग रखते हैं। अब समझिए कि इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, किस कौन कौन सा मेडिसिन देते हैं, उस पर अगर बात करें तो इसमें हम उपचार में जो है इसमें हम द्वितीयक जीवाणु संक्रमण रोकने हेतु, यानी कि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए 14 दिन तक मुंह द्वारा इरिथ्रोमाइसिन देते हैं। इरिथ्रोमाइसिन वेरी वेरी इफेक्टिव। इरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होता है ये 40 से 50 mg पर kg हर दिन देना है। एक 4 खुराक में हम इसको विभाजित करेंगे, चार खुराक में विभाजित करके 40 से 50 mg बच्चे को देना है 14 दिन तक के लिए। ठीक है, मुंह से ये टैबलेट दिया जाता है इरिथ्रोमाइसिन का, जो कि गले के कोई भी इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम होता है। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक के अलावा खांसी की तीव्रता और कष्ट को कम करने के लिए श्वसन नलिकाओं में फैलाव उत्पन्न करने वाली औषधियाँ देते हैं। क्या कौन सा मेडिसिन देते हैं जो श्वसन नलिकाओं को फैलाए, जैसे कि नेबुलाइजेशन द्वारा साल्ब्यूटामोल का देना। नेबुलाइजर मशीन होता है भाप जिसके द्वारा दिया जाता है, उसी में हम साल्ब्यूटामोल इन मेडिसिन को डाल देते हैं और वो फिर वेपर के थ्रू, ठीक है, भाप के द्वारा वो श्वसन तंत्र में चला जाता है। इसके बाद मुंह द्वारा साल्ब्यूटामोल हम देंगे 0.3 to 0.5 mg पर kg पर डे 3 विभाजित खुराक में देते हैं। 3 खुराक में हम साल्ब्यूटामोल देते हैं। इसके अलावा जटिलताओं की शीघ्र पहचान करने के लिए उनका विशिष्ट उपचार करते हैं। ठीक है, जैसे ही कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा अगर होता है तो उसको हम तुरंत ट्रीटमेंट करने के लिए और हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी उसका उपचार करवाते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट में हमने एरिथ्रोमाइसिन का टैबलेट 14 दिन के लिए दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमने नेबुलाइजेशन करवाया, साल्ब्यूटामोल दिया। मुंह से भी साल्ब्यूटामोल देते हैं और भाप के थ्रू भी। अगर बहुत ज़्यादा जटिलता हो तो उसके लिए हम उचित उपचार करते हैं। इसके बाद है कि संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु निम्न उपाय करते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए हम कौन कौन सी उपाय करते हैं। खांसते, छींकते या बोलते समय नाक मुंह पर रुमाल रखना है। दूषित वस्तुओं का विसंक्रमण या
उचित निस्तारण करना होता है, ठीक है। यानी कि खांसते समय, छींकते समय मुंह पर रुमाल तो रखना ही है। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्टेड मतलब वस्तु रहेगा, इन्फेक्टेड थिंग्स होगा, उसको डिसइंफेक्ट करना है, उचित उसका निस्तारण करना है। अब हम अगर बात करते हैं संपर्क के स्तर पे, यानी कि जो लोगों से इन्फेक्टेड पर्सन का कांटेक्ट हुआ है तो उनको हम कैसे ठीक करेंगे। तो शिशुओं एवं छोटे बच्चों को रोगी से दूर रखना चाहिए और उनको एंटीबायोटिक देंगे, जैसे इरिथ्रोमाइसिन या एम्पिसिलिन, ठीक है। तो ये भी एक रोग निरोधक उपचार होता है, बीमारी ठीक करने के लिए होता है। इसके अलावा समुदाय स्तर पर हम क्या करेंगे, समुदाय स्तर पर हम करते हैं इस पे कि 12, 27 एवं 3 माह पर पेंटावैलेंट वैक्सीन की 3 खुराक देते हैं, ठीक है। 12 महीने, 27 महीने और मतलब 12 सप्ताह, 27 सप्ताह और 3 महीने के, और सॉरी ये वीक्स नहीं होगा यहाँ, जैसे कि 3 हम पेंटावैलेंट का 3 खुराक देते हैं, ठीक है। एक मतलब 3 महीने पे देते हैं, 2.5 महीने पे देते हैं, है ना। तो 3 खुराक देंगे और इसमें 5 बीमारियों से बचाने के लिए हम देते हैं डीपीटी। और इसमें हम कौन कौन सा, डीपीटी, एचआई मतलब हिब होता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये 5 बीमारियों, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी, इन 5 बीमारियों से बचाने के लिए हम पेंटावैलेंट वैक्सीन की 3 खुराक देते हैं। सामुदायिक स्तर पे हम वैक्सीनेशन ही करते हैं, ठीक है। और 16 से 24 माह एवं 5 से 6 साल पर डीपीटी बूस्टर का खुराक 2 खुराक दे देते हैं, ठीक है। एक 16 से 24 माह पे और दूसरा 5 से 6 साल पर डीपीटी का 2 बूस्टर हम दे देते हैं। इससे क्या होगा, पर्ट्यूसिस का इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं सामुदायिक स्तर पे। तो ये हो गया आपका 3 स्तर पे। एक कि हम जो इंसान है, जो मेरे पास केस आया है, बीमारी आया है, उसको हम कैसे ठीक करते हैं, उसको हम सबसे पहले जल्दी से पहचानते हैं, फिर उसको हम लोगों से अलग करते हैं, फिर उसके लिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इरिथ्रोमाइसिन हो गया, नेबुलाइजेशन के थ्रू साल्ब्यूटामोल हो गया, ठीक है। और कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम बोलते हैं कि खांसते, छींकते या बोलते समय नाक मुंह पर रुमाल रखना है, दूषित वस्तुओं को अच्छे से क्लीन करना है। कॉन्टैक्ट लेवल पे, यानी जो जो उसके आसपास के बच्चे हैं उनको दूर रखते हैं और एंटीबायोटिक दे देते हैं। सामुदायिक स्तर पे हम वैक्सीन देते हैं 12 से 27 वीक्स एवं 3 महीने पर पेंटावैलेंट का 3 खुराक देंगे। इसके अलावा 16 से 24 माह पर हम एक बूस्टर डोज देंगे डीपीटी का, और दूसरा बूस्टर डोज देते हैं 5 से 6 साल पर। क्लियर है बात? सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए। आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस, जिसको हम गलघोटू कहते हैं, पर्ट्यूसिस को हम कुकुर खांसी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस 2 बीमारियों के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। इसके इंट्रोडक्शन, कैसे फैलता है, क्या होता है, किससे फैलता है, कितने दिन में ये दूसरे लोगों को संक्रमण फैला सकता है, इसका साइन सिम्टम क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, किस कारण से बीमारी होता है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट कहने का मतलब कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है, डिप्थेरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, पर्ट्यूसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है। फिर इसको हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट में हमने कई तरह के मेडिसिन्स देखे, और प्रिवेंशन में हम किस तरह से दूसरे लोगों को बचा सकते हैं, या उसी बच्चे को हम बाद में मतलब किस तरह से बीमारी को हम रोक सकते हैं, इस चीज़ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस के बारे में। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ में आया है ये पॉइंट्स।
और आप लोग सभी इस पे बताइए, कमेंट करके अपना अपना आंसर दीजिए। कमेंट करके सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर है, समझ में आ गया। अब आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो अदर टॉपिक है। टीकों के द्वारा बचाई जाने वाली कई अलग अलग तरह की बीमारियां अभी हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने टीबी के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हमने डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर।